नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने थंबनेल देख लिया है, आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो बुक है उसका कंप्लीट विश्लेषण अपन आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। और ये अपना पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें अपन एक सामान्य परिचय देखेंगे और जनपद तथा सभ्यताओं से रिलेटेड और पाषाण काल वगैरह जो भी इनसे रिलेटेड पार्ट है वो आज अपन इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है इस बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है और सभी को अंडरलाइन ये हाईलाइट किए हुए सभी दिख रहे होंगे, जिससे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और इसी से अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने वाले और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा एक पॉइंट आपको बोलकर सुनाऊंगा और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा से पर्सन जो है वो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको साथ में पहला वीडियो इसलिए आपको बता देता हूँ अभी कि सबसे पहले अपन ये परिचय देख लेंगे, सभ्यताएं देख लेंगे, इनसे 1% जरूर आएगा। बाद में अपन देखेंगे सीधा कला संस्कृति के टॉपिक, किसके? कला संस्कृति के। इतिहास अपन एंड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि कला संस्कृति जो है ये दोस्तों भी वीडियो मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ, सभी में राजस्थान की कला संस्कृति इंपॉर्टेंट है और इतिहास से ज्यादा वेटेज शायद उसी का होता है। ठीक है, तो कला संस्कृति पहले देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी ये सामान्य जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही अपनी वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों राजस्थान का इतिहास और एक परिचय शुरू करते हैं। तो इसमें 1949 से पहले जो राजस्थान राज्य का मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब राजस्थान नाम का कोई राज्य 1949 से पहले नहीं था। मतलब इससे अपने को एक बात सीखने को मिली है, राजस्थान राज्य का निर्माण कब हुआ है तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द जो है वो अंगीकृत हो गया। ठीक है, अंगीकृत कैसे, यानी कि सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब पड़ा राजस्थान इस प्रदेश का, तो 30 मार्च 1949 को। इसीलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन सभी बड़ी रियासतें शामिल हो चुकी थी एकीकरण के समय। नेक्स्ट इसमें 1800 में जो है वो इस भूभाग के लिए दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस भूभाग के लिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एक और नाम मिलता है 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक जो है वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें क्या नाम प्रयुक्त किया था? तो राजस्थान के लिए रायथान या फिर राजस्थान शब्द जो है वो किसने प्रयुक्त किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और कब प्रकाशित हुई? तो 1829 में। ठीक है, तो 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज में राजस्थान या फिर राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने, जबकि राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में प्रयुक्त किया था। और राजस्थान का नाम राजस्थान कब बना? तो 30 मार्च 1949 को, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इतने पॉइंट थे इस फर्स्ट आर्टिकल में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान में जो राजस्थान जो है उसके भिन्न नाम मिलते हैं। यानी कि कोई भी आप अभिलेख देख लो, किताब देख लो, साहित्य देख लो, उन सभी में आपको राजस्थान के लिए भिन्न नाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जो है उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ वहां पर निवास करने वाली जातियों या फिर बसी हुई जातियों के आधार पर नाम दिए गए हैं। यानी कि क्षेत्रों या फिर कोई भौगोलिक निवास, वहां पर निवास करने वाले लोगों के आधार पर भी नाम दिए गए थे। तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। किसका? राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के लिए। ओके, न कि राजस्थान के लिए बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो अलग अलग क्षेत्र है जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, तो इन सभी के लिए अलग अलग नाम मिलते थे। जैसे कि ऋग्वेद में क्या नाम मिला है? तो इसमें लिखा है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। ये सभी नाम किसमें मिले? ऋग्वेद में भी आया है उल्लेख। मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। अपन सारे डिटेल में एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मरु और धन्व जो शब्द है दोस्तों, दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? तो ये इन दोनों का अर्थ है दोस्तों, मरु और धन्व का अर्थ है जोधपुर का, जो जोधपुर संभाग का मरुस्थलीय भाग है उसे अपन मरु और धन्व कहते हैं। मरु यानी कि रेगिस्तानी प्रदेश और धन्व यानी कि वही धोरो वाला प्रदेश जो है उसे कहते हैं मरु धन्व, यानी कि जोधपुर संभाग का मरुस्थलीय जो भाग है उसे अपन मरु और धन्व के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है
ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जोधपुर से पहले जो है वो मरु या फिर मरुवार कहा जाता था। जोधपुर जो जिला अपन आज में उसे मारवाड़ कहते हैं, उसे पहले क्या कहते थे तो मरु या फिर मरुवार के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में अपन मारवाड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर और नागौर का, सॉरी ये अपन ये देखते हैं पहले। जांगल शब्द जो है ये दोस्तों जो कि बीकानेर के लिए प्रयुक्त होता है। जांगल किसका प्राचीन नाम है, बीकानेर का प्राचीन नाम है। तो जांगल प्रदेश किसे कहते थे, तो एक बार देखते हैं किताब में क्या लिखा है। तो जांगल शब्द जो है उसका प्रयोग दोस्तों उस क्षेत्र के लिए किया जाता था। किस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए जहां पर समी, केर और पीलू के वृक्ष पाए जाते थे। तो दोस्तों पीलू जाड़ के वृक्ष पे लगता है, केर तो केर के वृक्ष पे लगते हैं, और समी जो है यह दोस्तों किसे कहते हैं तो समी या जांटी भी कभी कभी लिखा होता है, या फिर इसका सामान्य नाम है खेजड़ी। ठीक है, इसको सब जानते हैं। तो खेजड़ी जो है दोस्तों ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, और खेजड़ी जो है इसी को समी जांटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जहां पर समी, केर और पीलू के जो वृक्ष पाए जाते थे उस स्थान को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये सामान्य परिभाषा हो गई। ठीक है, तो जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था, समी, केर और पीलू के वृक्ष जहां पाए जाते थे। लेकिन जांगल प्रदेश जो है यह दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर और नागौर के क्षेत्र को कहते थे जांगल देश। लेकिन एक जिला है तो अपने को बीकानेर ही करना है। क्या नाम करना है, बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक अपने को बीकानेर और नागौर भी ध्यान रखना है। सेट दो जिलों का सेट दे तो क्या लिखेंगे, बीकानेर और नागौर को जांगल देश कहा जाता था। लेकिन नागौर के लिए यदि प्राचीन नाम पूछ ले आपसे तो अही छत्रपुर नाम सामने आता है। क्या, अही छत्रपुर, ध्यान रखना। ठीक है, ये नाम बीकानेर के लिए नहीं नागौर के लिए सामने आता है, बीकानेर के लिए जांगल देश नाम काम आता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मत्स्य क्या है। नेक्स्ट है ये हो गया। नेक्स्ट है जांगल देश कहलाता था मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। क्या, महाभारत में दोस्तों एक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है मत्स्य, जहां पर जो है पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष गुजारा था। ठीक है, आगे अपन डिटेल में देखेंगे, वैसे भी आने वाला है। तो महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ करता था मत्स्य। ठीक है, और जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये अगर पूछे मत्स्य में कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर। एक दोस्तों एकीकरण जब आप पढ़ते हो तो उसमें पहला जो चरण होता है उसमें मत्स्य संघ उसका नाम होता है, वो मत्स्य अलग है। यह जो मत्स्य है ये बहुत पुराना प्राचीन काल का जो है वो मत्स्य है। इसका अर्थ है जयपुर, अलवर और भरतपुर। और ये जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी विराट नगर हुआ करती थी। क्या नाम हुआ करता था, विराट नगर। किसकी राजधानी है, यह एक मत्स्य जनपद है जिसकी राजधानी विराट नगर हुआ करती थी, जिसे वर्तमान में अपन बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेराट। और वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। तो यह मत्स्य का उल्लेख जो है यह जयपुर, अलवर, भरतपुर के लिए किताब के अनुसार किया गया है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा से सट्टा क्षेत्र और धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछ ले सूरसेन के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, तो भरतपुर का मथुरा से लगा भाग यानी कि भरतपुर, धौलपुर और करौली 3 जिले जो है वो सूरसेन के अंदर शामिल है। वहीं यदि मत्स्य का पूछ ले तो जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। किस आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित है। माही नदी के जो पास का मैदान है उसे प्रतापगढ़ का कांठल का प्रदेश कहते हैं। तो सीधा पूछेगा आपको कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और कांठल नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों यह जो प्रतापगढ़ है ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। किनारे को बोलते हैं कांठा, क्या बोलते हैं, कांठे, या फिर किनारे के पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को जो है दोस्तों वो कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 56 गांवों का समूह जो है यह दोस्तों क्या है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या है दोस्तों एक 56 गांवों का समूह है। यहाँ पर बांसवाड़ा हो गया, ये यहाँ पर प्रतापगढ़ हो गया। इनके बीच में दोस्तों एक 56 गांवों की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यानी कि मैदान है, 56 गांव है, यहाँ पर एक मैदान स्थित है पूरा 56 गांवों में। इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। वहीं 56 की पहाड़ियाँ पूछ ले दोस्तों तो वो यहाँ पर आती है बाड़मेर, बालोतरा जो सिवाना का क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, जबकि यहाँ पर क्या है, मैदान है। ठीक है, तो 56 का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। वहीं 56 की पहाड़ियाँ पूछ ले तो बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। ये 56 का मैदान कहलाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश कहा जाता है। बांसवाड़ा का नाम पूछे उपनाम तो ध्यान रखना बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, एक वीडियो दोस्तों हमारा जिलों के उपनाम से रिलेटेड भी पूरा बनाया हुआ है। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर।
नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट है, ये हो गया कहलाता था। बाद में अपन देखते हैं भैंसरोडगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़। एंड में दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा जब अपन रिवीजन करेंगे ना, तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़, यानी कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का हो गया। ये भैंसरोडगढ़ कौन से जिले का आता है? चित्तौड़गढ़ का। वहीं बिजोलिया जो है ये कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के, यानी कि चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य का जो पठारी भाग है दोस्तों, ऊपर उठा हुआ, उसे कहते हैं ऊपर माल। क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है, इसलिए इसे ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो सामने से प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा, ऊपर माल क्या है? तो ऊपर माल दोस्तों भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग है, उसे कहते हैं ऊपर माल। ठीक है, ये कुछ उपनाम छोड़ दिए, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो नाम है दोस्तों, मांड प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता है। ये यहाँ पे लिखा गया मरु प्रदेश जो है वो कहते थे जोधपुर को। धड़ प्रदेश लिखा गया यहाँ पर, धड़ या धाड़, ये बाड़मेर को कहते थे। अरावली की, ये इस प्रकार से अरावली विस्तृत है राजस्थान में, ये तो आप सभी को पता है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे। यहाँ पर जोधपुर को क्या कहते थे? मारवाड़, या पर मरु प्रदेश। ठीक है, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। ठीक है, बाद में यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ये वाला हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट है यहाँ पर ये लिखा गया ऊपर माल। ठीक है, ऊपर माल जो है ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का ये क्षेत्र और ये भीलवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों ऊपर माल का पठार स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 56 का मैदान स्थित है। और ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूरा मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ में इतना बड़ा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये उदयपुर के आसपास गिरवा की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, तो उदयपुर जो शहर है दोस्तों, इस उदयपुर शहर के चारों ओर एक विशेष तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ स्थित है। तो इन पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं? गिरवा। किस शहर के चारों ओर है? उदयपुर शहर के चारों ओर या आसपास की पहाड़ियाँ जो है वो गिरवा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते थे। और यहाँ की एक मांड गायिका भी बहुत प्रसिद्ध है। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई। कौन? अल्लाह जिला बाई का संबंध है तो मांड गायिकी से। ठीक है, और जैसलमेर का प्रदेश क्या कहलाता था? मांड प्रदेश कहलाता था प्राचीन काल में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे दोस्तों वागड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़। ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार अपने लिखा गया बागड़, तो कभी किताब में बागड़ लिखा हुआ मिले एग्जाम में तो सीधा सीधा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र ही करना है। वहीं एक और प्रदेश आता है दोस्तों बांगड़, वो इस किताब में तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपको। बांगड़ प्रदेश जो है वो दोस्तों झुंझुनू और उसके आसपास का क्षेत्र कहते हैं बांगड़ प्रदेश। और बांगड़ का धनी नरहर के पीर शंकर बाबा को कहते हैं। ठीक है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र सभी को पता है शेखावाटी को कहते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र क्या बोलाता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं, लेकिन कोटा और बूंदी ही लिखा गया है। तो यदि एग्जाम में पूछे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, दो के सेट देकर पूछे तो आपको कोटा और बूंदी वाले सेट को सही करना है। ठीक है, ये हाड़ौती का क्षेत्र जो है ये दोस्तों ये कोटा संभाग पूरा इस प्रकार से यहाँ पर हाड़ौती आता है। ये मारवाड़ है, ये मेवाड़ है, फिर ये ढूंढाड़ है। ठीक है, ये अपना जैसलमेर का यहाँ पर मांड प्रदेश आ जाता है। ये जांगल है, यहाँ पर अई छत्रपुर नागौर का क्षेत्र आता है। ठीक है, और ये अपने नीचे यहाँ पर वागड़ क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और सूरसेन यहाँ पर जनपद हुआ करता था। सूरसेन जयपुर, अलवर और भरतपुर में। ठीक है, आगे अपन डिटेल में बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ आएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों इतिहास काल का विभाजन, यानी कि इतिहास में जो है उसका काल विभाजन किस प्रकार से है वो अपन अभी देखते हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया। कितने विभक्त किया गया है दोस्तों? भागों में। तो इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग कौन से हैं? फर्स्ट है प्राक युग, यानी कि बहुत ही प्राचीन युग। ठीक है, फर्स्ट है प्राक युग। सेकंड जो है वह दोस्तों है आद्य युग। ठीक है, यानी कि प्राक युग के बाद का जो युग है उसे कहते हैं आद्य युग। और थर्ड जो है वो ऐतिहासिक युग। कौन सा? ऐतिहासिक युग। तो इसमें बहुत सिंपल है, प्राक युग जो है वो दोस्तों उस युग को कहते हैं जिसके बारे में अपने को कोई भी लिखित साक्ष्य आप मिलते ही नहीं। क्या? कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे कहते हैं प्राक युग। ठीक है, तो लिखा गया है प्राक युग इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे कहते हैं प्राक युग। ठीक है, और मानव जो है वो लेखन कला से इस समय में अपरिचित हुआ करता था। तो प्राक युग में जो है मानव लेखन कला से तो बिल्कुल भी अपरिचित था, उसको लिखना नहीं आता था। आदि युग दोस्तों उस कला मतलब उस टाइम को कहते हैं जिसमें क्या है मानव लिखना तो सीख चुका था और लिखित साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं, लेकिन वो अस्पष्ट है। कैसे हैं? अस्पष्ट है, यानी कि उनकी लिपि और भाषा जो है वो अलग है, इस कारण हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, उसे कहते हैं आद्य युग।
युग। ठीक है, तो आदि युग वह युग है, उस काल को दी जाती है आदि युग की संज्ञा जिसमें क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वह अस्पष्ट है, उनकी लिपि को पढ़ना संभव न हुआ। ठीक है, उसे कहते हैं आदि युग। थर्ड है दोस्तों ऐतिहासिक युग, जो कि वर्तमान में चल रहा है। अभी कौन सा युग चल रहा है, ऐतिहासिक युग चल रहा है। और ऐतिहासिक युग दोस्तों उस काल के इतिहास को कहते हैं जिसके संबंध में क्या है, स्पष्ट और सुलिखित और पठित, स्पष्ट सुपठित और लिखित जो है वो अपने को क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि वे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें अपन आसानी से पढ़ सकते हैं और उनकी लिपि जो है वो हमारी देवनागरी लिपि जैसी ही है। ठीक है, तो इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्राक युग, बाद में आदि युग और थर्ड जो है वो ऐतिहासिक युग है। अभी प्राक युग जो है यह दोस्तों क्या है, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा से पूर्व का काल था। हड़प्पा से पूर्व का काल जो है उसे दोस्तों प्राक युग की संज्ञा दी गई है। प्राक युग हड़प्पा से पूर्व का काल। अब हड़प्पा का जो काल है उसे आद्य युग की संज्ञा दी गई। किसकी, आद्य युग जो है वह दोस्तों हड़प्पा का काल कहा जाता है। और हड़प्पा के काल से लेकर 600 ईस्वी 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व का टाइम आद्य युग के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व और हड़प्पा के बीच का काल। जबकि 600 ईसा पूर्व के बाद में जो भी काल अभी तक चल रहा है वो पूरा ऐतिहासिक युग में आता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जारी जो भी काल है उसे अपन ऐतिहासिक काल कहते हैं। अभी अपन बात करते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी कि प्राक धन ऐतिहासिक यानी कि प्राक राजस्थान की भी बात करेंगे प्लस ऐतिहासिक राजस्थान की भी बात करेंगे। यानी कि प्राक से लेकर वर्तमान तक जो भी राजस्थान में घटनाक्रम हुआ उसे अपन बोलेंगे प्रागैतिहासिक राजस्थान। ठीक है, तो ये दोस्तों मानव सभ्यता का जो उदय है वो नदी घाटियों में हुआ है। ठीक है, मैं आपको पूरी किताब पढ़ के सुना रहा हूँ, आराम से आप इत्मीनान से वीडियो को एंड तक देखिए और सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो मानव सभ्यता का जो उदय है दोस्तों नदी घाटियों में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता होती है, पहला कारण। दूसरा कारण है यहाँ उत्पन्न होने वाले कंद मूल और फल भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि पहला तो नदी घाटियों में क्या हुआ, सभ्यता का उदय हुआ, मानव सभ्यता का। दूसरा नदी घाटियों में क्यों हुआ, तो जल की प्रचुरता है। कारण क्या है, जल की प्रचुरता है, वहाँ पर कंद मूल यानी कि जड़ें और फसलें आसानी से उगती है और वो खाने के लिए काम भी आ सकती है। थर्ड यहाँ पर है सघन वनों के कारण, और जहाँ पर जल होगा वहाँ पर सघन वन भी होते हैं। तो सघन वनों के कारण यहाँ पर मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो नदी होगी, पशु पक्षी पानी पीने भी आएंगे, सघन वन होंगे तो उन्हें मारकर खाया जा सकता है। यानी कि शिकार करने के लिए आसानी से उनको क्षेत्र मिला, इसलिए मानव सभ्यता का उदय जो है यह दोस्तों नदी घाटियों में माना जाता है, या फिर हुआ भी है, बिल्कुल माना नहीं जाता, ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी, यानी कि ऐसी ही थी। नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती थी और वहाँ पे लोग रहते थे। यानी कि मानव सभ्यता का उदय नदियों से ही माना जाता है। तो यद्यपि राजस्थान एक बड़ा मरुस्थल है, आज के टाइम में दोस्तों राजस्थान एक जो बड़ा मरुस्थल है, ऐसा मरुस्थल जो है वो सैकड़ों सालों पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पर दोस्तों नदी बहती थी और उसके पास में सभ्यता का उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो किंतु विद्वानों की मान्यता है दोस्तों सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय क्षेत्र में समुद्र विद्यमान था। कौन सा समुद्र था या कौन सा सागर था, तो उसका नाम अपने को ध्यान रखना, टेथिस सागर। तो मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है, टेथिस सागर से हुई है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें नाम नहीं है फिर भी देख लेते हैं। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। ठीक है, समुद्र विद्यमान था और यहाँ पर सरस्वती और दृष्टद्वती नाम की नदियाँ बहती थी। कौन सी नदी, सरस्वती और दृष्टद्वती जो है वो नदियाँ यहाँ पर बहती थी। कहाँ पर, राजस्थान में। और सागर पूछे तो टेथिस सागर, ध्यान रखना। ठीक है, इस समुद्र में आकर गिरती थी, यानी कि टेथिस सागर में आकर गिरती थी। और यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, यानी कि मानव के रहने के लिए एकदम 100% अच्छी स्थिति थी, क्योंकि नदियाँ थी और मानव यहाँ पर आराम से रह सकता था। ठीक है, यही कारण है कि ऐसी स्थिति, भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म और प्राचीनतम भूभागों में होने से एक गौरव प्राप्त हुआ। यानी कि इसी स्थिति में होने के कारण राजस्थान को एक विशेष गौरव प्राप्त हुआ, जहाँ पर पहले बहुत अच्छा सागर था, वर्तमान में मरुस्थल है। तो ये एक राजस्थान की विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव सभ्यता के उद्भव के कारण इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जहाँ से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है दोस्तों, मानव सभ्यता, मानव ने रहना प्रारंभ किया है, तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसमें उसने, पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, जिसमें उसने पत्थर के उपकरण वगैरह बनाए, पूरा आपने आदिवासियों का जीवन चक्र देख रखा है। ठीक है, तो पाषाण काल कहते हैं मानव सभ्यता की उत्पत्ति का काल। तो आपको पूछ ले मानव सभ्यता के उद्भव का काल कौन सा था, पाषाण काल था। ठीक है,
नेक्स्ट है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण जब पाषाण शुरू हुआ उस टाइम का काल, मध्य पाषाण जब पाषाण काल चल रहा है, बीच में जो बीच का टाइम आता है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। आप कह सकते हो जैसे फिल्म में इंटरवल आता है उसी प्रकार से, ठीक है। और एक है उत्तर पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल के जो एंडिंग का टाइम है या उससे आगे का टाइम, उसे कहते हैं उत्तर पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व पाषाण काल, इसमें अपने को आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो पूर्व पाषाण काल से अपन देखते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों मानव का उदय जो है वो कब हुआ यह निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से हुए उत्खननों से प्राप्त करता है, यानी कि पता चलता है कि क्या है दोस्तों, पाषाण यानी कि पत्थर विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। तो राजस्थान में जो है वो सभ्यता का यानी कि मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जब एक पत्थर प्राप्त हुआ जो कि पाषाण काल का था, जिसका नाम है क्वार्टजाइट। किसका पत्थर प्राप्त हुआ दोस्तों, किसका पत्थर, क्वार्टजाइट का पत्थर प्राप्त हुआ। अनेक उपकरणों से इसके उपकरण प्राप्त हुए थे पत्थर के, किसके, क्वार्टजाइट के। तो उससे लगभग 1.5 या 2 लाख वर्ष अपन कह सकते हैं, लगभग 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है वो राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यह किसके आधार पर बोला, तो क्वार्टजाइट जो पत्थर प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमने बोला कि राजस्थान में 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है एक मानव संस्कृति विद्यमान थी, यानी कि मानव रहते थे। और ये पत्थर किसने प्राप्त किया, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1870 में C.A. हैकट, किसने, 1870 में C.A. हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़। तो ये देखिए ऐसे पॉइंट कोई टीचर नहीं बताता है, सामान्यतः तो नहीं बताता है, बाकी कोई बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इससे अपन जब पढ़ेंगे तब अपने काम बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्वार्टजाइट पत्थर या फिर राजस्थान में पाषाण काल के कुछ जो कोई साक्ष्य है वो किसने खोजे थे, तो दोस्तों 1870 में C.A. हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से, कहाँ पर, जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण काल की हस्त कुठार खोजी निकाली थी। क्या, पूर्व पाषाण काल की बनी हुई हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स जो है वो किसने खोजी थी, तो C.A. हैकट ने 1870 में खोजी थी। जयपुर और इंद्रगढ़ से में खोजी थी पत्थर से बनी हुई पाषाण कालीन क्या थी, हस्त कुठार थी, जो कि पूर्व पाषाण यानी कि पाषाण काल से भी पूर्व की आप कह सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ समय पश्चात, क्या, कुछ समय पश्चात सैटर्न कार, बाद में वो हैकट तो अभी पुराना हो गया, आगे नया नया टाइम आ गया, नए वैज्ञानिक आएंगे ना, हाँ। तो कुछ समय पश्चात सैटर्न कार ने झालावाड़ से, किसने, सैटर्न कार ने झालावाड़ से अनेक उपकरण इसी सभ्यता के खोजे, यानी कि इसी युग के अनेक उपकरण बाद में किसने खोजे, तो सैटर्न कार ने खोजे। कहाँ से खोजे, झालावाड़ से खोजे। सबसे पहले किसने खोजे थे, C.A. हैकट ने, कब, 1870 में, कब, 1870 में। कहाँ से, तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। पत्थर कौन सा मिला, क्वार्टजाइट। बाद में किसने, सैटर्न कार ने, कहाँ से, झालावाड़ से। अनेक उपकरण इसी युग के यानी कि पाषाण काल से या पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। इसके बाद में दोस्तों योजनाबद्ध यानी कि एकदम अच्छे तरीके से उत्खनन जो है यह दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, ये सभी अलग अलग विभाग जो है उन्होंने क्या है उत्खनन बाद में प्रारंभ कर दिया था। तो इसके बाद में योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना और दोस्तों वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा, इन सभी ने मिलकर क्या है बाद में उत्खनन का कार्य किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करते हैं, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आसानी से याद होगा। तो C.A. हैकट ने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से सबसे पहले क्वार्टजाइट नामक पत्थर जो कि पूर्व पाषाण कालीन था हस्त कुठार खोजी थी, ठीक है, किसने, C.A. हैकट ने। बाद में सैटर्न कार ने झालावाड़ से कुछ अन्य उपकरण इसी युग के खोजे। बाद में जो योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन है तो उसके लिए विभाग की आवश्यकता होगी। तो विभाग कौन सा, एक तो भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, वहीं ऐसा ही राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। तो दो तो ये विभाग हो गए, R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना और विजय कुमार और हरिश्चंद्र, ठीक है, और वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन सभी ने मिलकर क्या है बाद में उत्खनन का कार्य किया था। आगे अपन देखेंगे, इनके नाम याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो ये दो तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, C.A. हैकट और सैटर्न कार, ठीक है।
बाद में अपन बात करते हैं आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। तो ये बात कर रहे हैं पूर्व पाषाण काल की, ठीक है। ये सभी जो भी हमने देखा इन सभी ने किसके अवशेष खोजे हैं, तो पूर्व पाषाण काल के अवशेष खोजे हैं। अभी अपने को पूछा जाएगा राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले कहाँ कहाँ पर, तो इनके पर्यटनों से राजस्थान में इंपॉर्टेंट चीजें, इनके पर्यटनों से राजस्थान में अलवर, अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से नदियों, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जिले आपको नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन कौन सी नदी घाटियों में जो है वो पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो पूर्व पाषाण काल के अवशेष जो है ये दोस्तों चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी नदी है, चंबल, बनास, बोलो चंबल बनास जो है उससे दोस्तों कौन से यानी कि काल के अवशेष मिले हैं, तो पूर्व पाषाण काल के अवशेष चंबल और बनास से मिले हैं, ये ध्यान रखना। जालौर में जालौर में दोस्तों इसी युग के अनेक उपकरणों की खोज का श्रेय जो है वो बी आलचिन को जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछे वो कि बी आलचिन ने कहाँ पर पूर्व पाषाण काल के अवशेष खोजे थे, तो बी आलचिन ने जालौर क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के अवशेष खोजे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसे जो नाम अपने नहीं सुने हुए वही कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और अपने को प्रॉब्लम देते हैं। तो बी आलचिन ने कहाँ पर खोजे थे, जालौर में। झालावाड़ का पूछ ले तो सेटन कार ने, झालावाड़ में किसने खोजे थे, सेटन कार ने। आपको पूछ ले जयपुर और इंद्रगढ़ में पूर्व पाषाण काल के अवशेष किसने खोजे, तो C.A. एकट ने 1870 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जालौर का, ध्यान रखना, बी आलचिन। ओके, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, ये तो आप पूर्व पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल कौन सी नदियाँ, चंबल और बनास। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा था। कौन सा काल रहा था, मध्य पाषाण काल। और पश्चिम में जो है पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेड़च नदी और विराटनगर में जो है दोस्तों वह मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो ध्यान रखना, पूर्व पाषाण पूछे आपसे, पूर्व पाषाण तो उसमें दो नदियाँ याद रखनी, एक तो चंबल, एक बनास। चंबल और बनास जो है ये दोस्तों पूर्व पाषाण काल में आती है। वहीं आपसे पूछे मध्य पाषाण काल, तो उसमें एक ध्यान रखना है लूणी नदी, एक ध्यान रखना बेड़च नदी, एक ध्यान रखना विराटनगर। लूणी, बेड़च और विराटनगर, इन सभी से कौन से अवशेष मिले, तो मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस काल के छोटे और हल्के और कुशलता से निर्मित किए गए उपकरण प्राप्त होते हैं। तो मध्य का पाषाण काल में जो उपकरण है वह दोस्तों छोटे हैं, हल्के हैं और कुशलता से निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये उपकरण है दोस्तों जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी और पाषाणों से निर्मित हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे अटपटे प्रश्न एग्जाम में आते यहीं से तो हैं। प्रश्न पूछेगा जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, इतने दे दिए, जैसे कि 4 का सेट दे दिया। आपसे पूछेगा ये किस काल के अवशेष हैं, यानी कि इस प्रकार के पत्थरों के अवशेष किस काल में मिले। तो दोस्तों सीधा ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल में किसके अवशेष मिले, जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन। जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी, ये सभी कौन से काल के हैं, तो 1-2 ही नाम याद रखने अपने, तो चर्ट, एगेट, कॉर्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, जैसे ही आप आंखें बंद करो, ये जो फोटो है ये आपके आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए, इसी को कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जिनमें क्या बोला, अभी ये तो मिले हैं, ये तो सभी क्या है, पत्थर या फिर धातुएं हैं जिनके अवशेष मिले। धातु तो नहीं कह सकते, ये सभी पत्थर है, जैस्पर, एजेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी, ये सभी क्या पत्थर के अवशेष, इन सभी पत्थरों के अवशेष मिले। और जिसमें इनकी बनाई क्या गई थी, तो दोस्तों ब्लेड बनाई गई थी पत्थरों से। ठीक है, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, क्या है, क्रेसेंट और ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि जो है इनके अवशेष मिलते हैं। तो ध्यान रखना, सामानों के यदि नाम देकर पूछे आपको कि इनके अवशेष कौन से मतलब काल में मिले, तो सीधा ध्यान रखना मध्य पाषाण काल, क्योंकि इसी में अपने को सामान देखने को मिलेंगे, यानी कि औजार वगैरह। तो सीधा पूछे आपसे ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि के अवशेष कहाँ से मिले, मध्य पाषाण काल में। यदि पूछ ले जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी पाषाणों का अवशेष कहाँ से मिले, तो भी मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल कौन सी नदी, चंबल और बनास। मध्य पाषाण काल कौन सी नदी, लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, बेड़च जो कि चित्तौड़ में प्रवाहित होती है, और विराटनगर, चित्तौड़ और
पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मतलब काल के अवशेष मिले? मध्य पाषाण काल के। नेक्स्ट आता है नव पाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल, जो कि नया काल है। ठीक है, तो भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी दोस्तों उत्तर पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं या फिर सभ्यता का विकास हुआ था। उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का विशेष मतलब जो विकास है वो भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी हुआ था, जैसे कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़, जोधपुर। इतने नाम आपको याद नहीं रहने वाले, फिर भी ध्यान रख लेना। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आप कह सकते हो, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, यहाँ सभी क्या है? नव पाषाण काल के अवशेष मिले। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थान में धातु काल। ये तो हो गए तो दोस्तों हमने पाषाण काल देखा था। कौन सा? पाषाण यानी कि पत्थरों से निर्मित चीजें वहां पर मिली थी। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं धातु काल यानी कि धातु से निर्मित चीजें अपने को मिलेगी, यानी कि कौन सी धातु का प्रयोग हुआ उसके आधार पर अपन बोलेंगे धातु काल कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान में ताम्र पाषाण यानी कि जिसमें तांबे और पत्थर की जो मतलब औजार मिले या फिर उपकरण मिले तो उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। फिर एक खाली ताम्र काल यानी कि जिसमें तांबे के उपकरण मिले। ठीक है, और ताम्र कांस्य यानी कि जिसमें तांबे और कांस्य के उपकरण या फिर औजार या फिर सामान मिले तो उसे कहते हैं ताम्र कांस्य काल। ठीक है, तो ताम्र पाषाण, ताम्र और ताम्र कांस्य। ठीक है, इनके जो धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान में कौन कौन से अवशेष मिलते हैं? तो ताम्र पाषाण और ताम्र काल। ठीक है, ताम्र पाषाण एंड ताम्र काल। एक ध्यान रखना दोस्तों, आगे अपन वैसे भी देख लेते हैं। चलो, तो ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष राजस्थान में पाए जाते हैं, जो कि तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। यानी कि तत्कालीन युग जो है उस टाइम का, उसमें राजस्थान के मानव जो है वो सांस्कृतिक विकास कर रहे थे, इसकी ये परिचय देता है। क्योंकि पहले, इससे पहले पत्थर चलते रहे, अभी धातु आने लगी है, यानी कि मानव का विकास हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी हो रहा है। तो नेक्स्ट है राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीनतम जो है वो स्थलों में गणेश्वर। अभी कौन कौन से ताम्रकालीन बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? ताम्रकालीन संस्कृति यानी कि तांबे से जो औजार निर्मित है वो कौन कौन सी संस्कृति में मिले तांबे के? तो ताम्रकालीन में गणेश्वर जो कि सीकर में। आपसे सीधा स्थान भी पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता या फिर कौन से स्थान का संबंध किस जिले से है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वह सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे प्राप्त हुई है। कालीबंगा यह दोस्तों हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे या फिर सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे। नेक्स्ट है गिलुंड। गिलुंड सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आहड़ और झाडोल। तो आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता और झाडोल जो है यह दोस्तों उदयपुर से संबंध रखते हैं। आहड़ नहीं, आहड़ और झाडोल। ठीक है, नेक्स्ट है पिंड पांडलिया। क्या? पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? पिंड पांडलिया जो है यह दोस्तों आपसे पूछेगा सीधा। पिंड पांडलिया नामक ताम्रकालीन संस्कृति जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो पिंड पांडलिया जो है यह ताम्रकालीन संस्कृति के उदाहरण है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले से इसका संबंध आता है। नेक्स्ट है कुराड़ा। कुराड़ा जो है यह दोस्तों नागौर में है। साबड़िया और पुंगल जो है दोस्तों, साबड़िया और पुंगल की बात करें बीकानेर में आता है। और नंदलालपुरा और किड़ादोत। क्या? नंदलालपुरा और किराड़ोत व चित्तवाड़ी जयपुर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चित्तवाड़ी कहाँ से संबंध रखती है? जयपुर से। ठीक है, और एलाना जालोर। एलाना ला से आप ध्यान रखना लो। ठीक है, तो ला लो यानी कि एलाना जालोर। नेक्स्ट है बूढ़ा पुष्कर। ये पुष्कर तो अजमेर का है, सीधी सी बात है। और कोल माहौली जो है यह दोस्तों सवाई माधोपुर से संबंध रखती है। कोल माहौली सवाई माधोपुर। मल्लाह जो ये दोस्तों भरतपुर। एक बार वापस पास देखते हैं। सभी ताम्रकालीन संस्कृति है। कौन कौन सी संस्कृति है? ताम्रकालीन अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ और झाडोल उदयपुर, आहड़ झाडोल उदयपुर, पिंड पाडलिया चित्तौड़, पिंड पाडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबड़िया पुंगल बीकानेर, साबड़िया पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराड़ोत और चितवाणी, नंदलालपुरा किराड़ोत चितवाणी, नंदलालपुरा किराड़ोत चितवाणी और बेराट भी आप जोड़ देना इसमें। नंदलालपुरा किराड़ोत चितवाणी बेराट जयपुर। कहाँ पर? जयपुर। नेक्स्ट है एलाना जालोर। एलाना जालोर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। बूढ़ा पुष्कर कहाँ की है? अजमेर। कोल माहौली सवाई माधोपुर। कोल माहौली कहाँ की है? सवाई माधोपुर। और मल्लाह भरतपुर। मल्लाह भरतपुर। एक और जोड़ देना, नो भी भरतपुर में। ठीक है, लेकिन ये अच्छा ये अपन बात कर रहे हैं ताम्रकालीन संस्कृति, इसलिए इसमें नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, थोड़ा
एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, किलुंड राजसमंद, आहड़ व झाडोल उदयपुर में, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया और पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़ोत और चितवाड़ी जयपुर, नंदलालपुरा किराड़ोत चितवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्लाह भरतपुर, ठीक है। तो ये कहाँ की है, ये पूर्ण, ये जो हमने देखा ये ताम्र संस्कृति की सभ्यताएं या फिर स्थल है, ठीक है। अभी अपन देख रहे हैं दोस्तों लोह काल के स्थल या फिर अवशेष या फिर लोहे काल की संस्कृति। तो दोस्तों ताम्र और कांस्य काल के बाद में लोहे का प्रारंभ हुआ, यानी कि लोहे के उपकरण बनने प्रारंभ हो गए, कृषि के उपकरण बने लोहे से, हथियारों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। और राजस्थान में कौन कौन से स्थल लोहे काल से प्रारंभ यानी कि मिले हैं, तो दोस्तों अपने को उन स्थलों को याद रखना है। तो अपन लोहे के यदि स्थल याद रख रहे हैं तो दोस्तों बाकी सारे के सारे कौन से होंगे, ये हो जाएंगे ताम्रकालीन स्थल, ठीक है। तो इतने सारे यदि आपको न याद हो तो आप लोहे के याद रख लीजिए, उसकी ट्रिक बता देता हूँ, आसानी से आपको याद हो जाता है और बाकी वालों को भूल जाइए, ठीक है। यानी कि वो सारे के सारे ताम्र में चले जाएंगे और राजस्थान में लोहे और ताम्र के अवशेष मिलते हैं। कांस्य के खाली एक कालीबंगा सभ्यता मिलती है, वो भी दोस्तों इस किताब में तो कौन किसमें बताई गई है, ताम्र संस्कृति में बता गई है, कालीबंगा भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने सारे याद ना हो तो चलेगा। अपने को सिर्फ क्या याद करना है, सिर्फ और सिर्फ लोह काल के जो 4 स्थल है वो याद कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी स्थल पूछे तो आप आंख मीच के सीधा सीधा ताम्र संस्कृति का कर देना, ठीक है। वैसे इससे प्रश्न आता तो कम है, फिर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक 4 क्षेत्र जो है ये राजस्थान में दोस्तों लोह संस्कृति के यानी कि लोह काल के मिले हैं, बाकी सभी ताम्र संस्कृति के हैं। तो नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू एंड रेड टोंक याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप लोहा जो है उसकी आवाज़ जोर से सुनाई देती है, क्या बोलती है, जोर से सुनो लोहे की आवाज़, जोर से सुनो, क्या बोला मैंने, जोर से सुनो, जोर से सुनो, जोर से सुनो। तो 2 वर्ड अपने को ध्यान में रखना है, एक तो जोर से सुनो लोहे की आवाज़, तो जोर से सुनो लोहे की आवाज़ यानी कि लोहे की आवाज़ जोर से सुनाई देती है। तो एक तो सीधा पता चलेगा काल कौन सा है, तो लोह काल, जोर से हो जाएगा दोस्तों, जो से हो गया अपना जोधपुरा, र से रेड, र से रेड, तो ध्यान रखना, जो से जोधपुरा, र से रेड, सु से दोस्तों हो जाएगा सुनारी और नौ से नोह, ठीक है। तो क्या हुआ, जोर से सुनो यानी कि जो से जोधपुरा, र से रेड, सुनो से सु से सुनारी और नौ से नोह। तो जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में और नोह भरतपुर में, ठीक है। 4 स्थल जो है यह दोस्तों लोह संस्कृति यानी कि लोह काल के हैं, बाकी सभी स्थल जो है यह दोस्तों ताम्रकालीन संस्कृति के अपने को मिलते हैं। अभी लोह संस्कृति के समय जो है अनेक हथियार और उपकरण बने थे और उच्च गुणवत्ता के बने थे। अब नोह जो सभ्यता है दोस्तों कहाँ की, भरतपुर की, नोह सभ्यता भरतपुर की जो है यहाँ से अपने को प्राप्त लोहे के जो अवशेष है वह भारत में लोह युग आरंभ होने की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में लोह युग आरंभ होने की सीमा का निर्धारण जो है वो कहाँ का स्थल मतलब कौन सा स्थल करता है या फिर कौन सी सभ्यता करती है, तो दोस्तों नोह सभ्यता भरतपुर जो है वहाँ से प्राप्त लोहे के अवशेष जो है, नोह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में दोस्तों क्या करते हैं, लोह युग आरंभ होने की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। बाकी सामान्यतः इनका स्थान ही पूछा जाता है दोस्तों, फिर भी अपन थोड़ा डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, पूरी किताब ही पढ़ते हैं। तो नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक, जोर से सुनो लोहे की आवाज़, ये कौन सी लोह संस्कृति के स्थल। तो जोधपुरा और सुनारी से जो लोहे गलाने की बिटिया प्राप्त होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा पूछेगा लोहे गलाने की लोहे गलाने की भट्टियाँ जो है वह कहाँ से प्राप्त होती है, तो जोधपुरा, जयपुर और सुनारी झुंझुनू कांतली नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। तो जोधपुरा, जयपुर और सुनारी झुंझुनू से दोस्तों लोहे गलाने की भट्टियाँ जो है वो प्राप्त होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष भी मिलते हैं। तो कौन सी सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों का अवशेष प्राप्त होता है, तो दोस्तों जोधपुरा, जयपुर और सुनारी झुंझुनू से ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं जहां पर लोहे गलाने की भट्टियाँ मिलती है, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं और उपकरण जो है वो कैसे मिलते हैं, यानी कि कारखानों का उपकरण बनाने के कारखाने भी पाए जाते थे, ऐसे अवशेष मिलते हैं। और रेड जो है दोस्तों ये इसको तो लोहे की प्रचुरता के कारण राजस्थान का क्या कहते थे, टाटा नगर कहते थे। भारत का टाटा नगर जमशेदपुर कहते थे, प्राचीन भारत का
टाटा नगर जमशेदपुर। वहीं राजस्थान, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर पूछे तो दोस्तों यह रेड टोंक को कहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोहे की अत्यधिक प्रचुरता थी। लोहे की प्रचुरता के कारण रेड टोंक को क्या बोलते हैं, रेड सभ्यता टोंक में स्थित है, जिसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोह काल। जो है लोह काल के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति जो है दोस्तों राजस्थान में स्लेटी रंग, ठीक है। तो पहले जो है ये दोस्तों पाषाण काल था। कौन सा काल था? पाषाण, जिसमें पत्थर के जो उपकरण चलते थे। बाद में ताम्र काल आया, ठीक है, ताम्र के युगीन, तो उसमें कौन से ताम्र यानी कि तांबे के उपकरण काम आए। फिर कांस्य काल, फिर आया लोह काल, ठीक है। तो लोह काल में लोहे के उपकरण चलने लगे। लोहे की भट्टियां हमने देखी, सुनारी और झुंझुनू में थी, ठीक है, सुनारी और जोधपुरा में। रेड को तो टाटा नगर कहते थे लोहे की प्रचुरता के कारण, ठीक है। बाद में अपन यदि बात करें इसके बाद में क्या हुआ, तो लोह काल के पश्चात दोस्तों भारत के भागों की भांति राजस्थान में भी दोस्तों क्या हुआ, स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय हुआ। यानी कि बाद में क्या है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। पहले पत्थर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या आया, ताम्र, ये ठीक है, पत्थर यानी कि पाषाण था, पत्थर यानी पाषाण, ठीक है। बाद में ताम्र आया, बाद में लोह आया यानी कि कांस्य आया, ताम्र के बाद में कांस्य, ठीक है, ये कांस्य यानी कि कांसा, फिर आया लोह, ठीक है। और लोह के बाद में यदि पूछे तो मिट्टी के बर्तन बनना प्रारंभ हो गए। मिट्टी के घरों में मिट्टी के बर्तन बनने लगे और मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग प्रकार की डिजाइन भी बनने लग गई थी। तो स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन जो है यानी कि चित्रित मृद यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते थे उन्हें कहते थे मृद भांड। तो पूरे भारत के भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड संस्कृति का उद्भव हुआ। कब? लोह काल के बाद में चित्रित मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जिनके चारों डिजाइन भी बनी हुई थी, उस संस्कृति का उदय हुआ। और बाद में इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर में और जोधपुरा, जयपुर में और सुनारी और नोह। तो सारे ये ले लो, 3 तो लोह के ले लिए हमने, जोधपुरा, सुनारी और नोह, ठीक है, और एक विराटनगर ले लीजिए। इन सभी से कौन से अवशेष मिलते हैं, तो दोस्तों मृद भांड संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। मृद भांड संस्कृति यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रित रंग है स्लेटी कलर में, ओके। नेक्स्ट है इस संस्कृति का उदय जो है दोस्तों 600 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 600 ईसा पूर्व। और इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान इतिहास में भी ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया। ये हमने देखा था 600 ईसा पूर्व से लेकर जो वर्तमान तक जो काल चल रहा है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया था इसके पश्चात। अभी अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी स्टार्ट हुआ है, इतनी देर तो अपन इसका मतलब आधार यानी कि बेस तैयार कर रहे थे। अभी अपन टॉपिक पे पहुंचे हैं। टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। उसमें सबसे पहला टॉपिक एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों मक्खन माल अपन छांट लेंगे इसका, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता, काफ़ी जगहों पे आपको कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता लिखी हुई मिलेगी, काफ़ी बुक्स में और पेपर में भी आया हुआ है शायद। तो कांस्य युगीन सभ्यता पूछे दोस्तों राजस्थान की एकमात्र तो कालीबंगा सभ्यता बतानी है। लेकिन इस किताब के अनुसार कहीं पे ताम्र युगीन सभ्यता लिखी हो तो भी दोस्तों अपने को सही ही मानना है, ओके। तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है और ये प्राक हड़प्पा कालीन है। कैसी है? प्राक हड़प्पा कालीन। ध्यान रखना, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पुरानी है। हड़प्पा कब का है? तो 600 ईसा पूर्व तक तो हड़प्पा काल चल रहा था, ठीक है। अब हड़प्पा से भी पुरानी है तो दोस्तों उसे कहते हैं प्राक हड़प्पा कालीन। इसके पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, कौन सी नदी के किनारे? तो दृष्टवती या फिर सरस्वती नदी के किनारे पर मिली है कालीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। ये सीधे प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी? सरस्वती या फिर दृष्टवती या फिर वर्तमान नदी है घग्गर, ठीक है। तो घग्गर नदी, सरस्वती नदी या फिर दृष्टवती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। किस प्रकार की है? तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। मैंने बताया था प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर या फिर सरस्वती या दृष्टवती नदी के किनारे या फिर तट पर। नेक्स्ट है इस स्थल का कालीबंगा का नाम जो है यह कैसे पड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर जब खुदाई की गई थी तो दोस्तों 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने हजार वर्ष? लगभग 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। और खुदाई के समय यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? काली चूड़ियाँ। और काली चूड़ियों को जो पंजाबी भाषा है ये
काफ़ी जगह आपको सिंधी भाषा भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अपने किताब के अनुसार ध्यान रखना है। पंजाबी भाषा में बंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चूड़ियों को कहते हैं बंगा। चूड़ियों को कहा जाता है बंगा। कौन सी भाषा में? पंजाबी में। और यहाँ से क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ मिली थी। तो काली से ले लिया काली, काली से क्या ले लिया? काली। और चूड़ियों को बोलते बंगा, तो हमने लिख दिया काली बंगा, यानी कि काली चूड़ियाँ। तो काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, जो कि पंजाबी भाषा का अर्थ होता है बंगा। ठीक है, पंजाबी भाषा का शब्द है। और सर्वप्रथम यहाँ से उत्खनन किसने किया था, या फिर इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों काली बंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काली बंगा की सर्वप्रथम खोज 1952 में। कब? 1952 में। 1952 में दोस्तों अमलानंद घोष के निर्देशन में इसकी खोज की गई थी। और तत्पश्चात क्या है दोस्तों? 1961 और 1962 में। ध्यान रखना, खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। 1961-62 में दोस्तों इसका क्या हुआ था? वो उत्खनन प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल और बीके थापर। क्या? बीबी लाल और बीके थापर। इंपॉर्टेंट है। एक है बी, एक है लाल। क्या है? बीबी लाल। एक है बीके थापर। ये दोनों क्या है? उत्खनन करता है। क्या है? उत्खनन करता है। लेकिन खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष है। 1952 में खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जो कि पंजाबी भाषा का शब्द है बंगा। और प्राचीन दृश्योती, सरस्वती या फिर घग्गर नदी के किनारे पर बनी हुई है ये कालीबंगा सभ्यता। 6000 वर्ष पुरानी है। खुदाई के समय चूड़ियाँ मिली थी। हड़प्पा से प्राचीन की है। ठीक है, इतने इसमें पॉइंट है। और खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन करता 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर। वहीं इसके 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर, यानी कि 5 खंडों में यह अपने को प्राप्त होती है। प्रथम 2 खंड जो है यह दोस्तों हड़प्पा से भी प्राचीन है। प्रथम 2 जो खंड थे वो हड़प्पा से भी पुराने थे, तो उसे कह दिया हमने प्राक हड़प्पा सभ्यता। क्या बोल दिया? प्राक हड़प्पा सभ्यता। कितने खंड? 2 खंड। टोटल खंड कितने मिले? 5। 2 खंड हड़प्पा से पुराने, तो बोलिए प्राक हड़प्पा। 3 खंड जो थे, तीसरा, चौथा और 5वां, वो हड़प्पा काल के था। ठीक है, वो तो हड़प्पा के मतलब समान काल का था, तो उसे हमने बोलिए हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। कितने अवशेष प्राप्त हुए? मतलब 5 खंडों में विभक्त। 2 खंड तो हड़प्पा से प्राचीन, तो उन्हें बोल दिया प्राक हड़प्पा। ठीक है, और बाकी के 3 कैसे थे? तो हड़प्पा कालीन थे, तो उसे बोल दिया हड़प्पा सभ्यता। तो 2 प्राचीन, 3 हड़प्पा सभ्यता के। ओके, नेक्स्ट है, इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आता है कालीबंगा जो सभ्यता है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछेगा? तो मिट्टी के बर्तनों को दोस्तों धूप में पकाते थे। किस में पकाते थे? धूप में पकाते थे मिट्टी के बर्तनों को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर छुपा हुआ है, जो कि मैं अभी इसका इतना बड़ा गोला करके दिखाता हूँ आपको। जूते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और यहाँ पर जो बर्तन है दोस्तों, उसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। यहाँ के लोग जो है वो इतने निपुण नहीं थे कि बढ़िया और सुंदर और सुडौल जो है वो दोस्तों उपकरण बना सके या मिट्टी के बर्तन बना सकें। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। और मिट्टी के ईंटों जो है वह दोस्तों धूप में सुखाई हुई है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता का नाम सबसे पहले सामने लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है काली और सफ़ेद रेखाएं जो है वो उन मृद भांडों पर खींची गई है, यानी कि मिट्टी के बर्तन है और उन पर काली और सफ़ेद रेखाएं खींची गई है। जूते हुए खेत के साक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब कब्रिस्तान में जो बच्चे को यदि मान लो समाधान किया जाता है दोस्तों, तो कब्रिस्तान में समाधान की पद्धतियों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं। तो सीधा पूछे 6 छेद यानी कि 6 छेद वाली खोपड़ी कौन सी सभ्यता से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है, जो कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी कि इस समय मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण भी माना जा सकता है कालीबंगा सभ्यता में मिली हुई 6 छिद्र वाली खोपड़ी। नेक्स्ट है यहाँ से खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर और आदि हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। यानी कि ये सभी इसमें मिले हैं कालीबंगा में। खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर और इन सभी में इंपॉर्टेंट है जुड़ते हुए खेत के प्रमाण, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना। और ये 6 छिद्र वाली खोपड़ी, ये थी कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर? पहले तो सामान्य प्रश्न यही पूछा जाएगा, जगह कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में।
आहड़ नदी या फिर आयड़ नदी के किनारे मिली है। नेक्स्ट है आहड़ का उत्खनन जो है वह 4000 वर्ष पूर्व ये, तो ये कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। 6000 वर्ष पुरानी पूछे कालीबंगा, 4000 वर्ष पुरानी पूछे तो आहड़। ठीक है। नेक्स्ट है पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, किस प्रकार की है? पाषाण है यानी कि इसमें पत्थरों के अवशेष भी मिलते हैं और धातु के अवशेष भी मिलते हैं। पाषाण धातु युगीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, और जैसा कि मेरे को याद आ रहा है यह प्रश्न आरटीएस में पूछा गया, आरटीएस या फिर आरएस में पूछा जा चुका है कि धूलकोट जो है इस मतलब किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता जो है यह एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट कहा जाता है, यानी कि धूल या फिर मिट्टी का टीला। तो मिट्टी के टीले के नाम से या फिर धूलकोट के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता आहड़ सभ्यता है। और इसका जो है खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले, और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया, यानी कि R.C. अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया ने बाद में काम किया, यहाँ पर उत्खनन किया, लेकिन सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज या फिर उत्खनन सबसे पहले किया था। कालीबंगा का पूछे तो अमलानंद घोष उसने खोज की थी, बाद में बीबी लाल तथा बी.के. थापड़ ने उसकी आगे उत्खनन किया। उसी प्रकार यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की है, R.C. अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया ने बाद में उत्खनन कार्य किया है। आहड़ सभ्यता उदयपुर का धूलकोट के नाम से जाना जाता था, मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, इस सभ्यता के जो लोग हैं यानी कि आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी में यानी कि लोग जो थे वो क्या करते थे? मकान बनाने के लिए। किसके लिए? मकान बनाने के लिए दोस्तों जो ईंटें प्रयुक्त करते थे वो भी धूप में सुखाते थे, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में भी जो ईंटें प्राप्त थी वो धूप में सुखाई गई थी, इसमें भी धूप में सुखाई गई है। एक आगे सभ्यता है कि गिलुंड सभ्यता, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है? ईंटें धूप से नहीं सुखाई गई होगी। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना। तो आहड़ सभ्यता में भी ईंटों को कहाँ पर सुखाया गया था? धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और आहड़ के लोग जो है वो मृतकों को गहनों के साथ दफनाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता के लोग जो है वो मृतकों को गहनों या फिर आभूषणों के साथ में दफनाते थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग गहनों और आभूषणों के साथ दफना लेते हैं। उनकी मान्यता ऐसी थी कि दोस्तों मरने के बाद में एक जीवन होता है। ठीक है, तो वो उनके भविष्य के जीवन के लिए उनके साथ में गहने और आभूषण रखते थे। तो ये कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ नदी या फिर आहड़ नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की है। R.C. अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया है 1953 में। 1952 में पूछे तो किसने? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की है। तो धूप में सुखाई गई ईंटों के प्रमाण, मृतकों के साथ आभूषण और गहनों को दफनाया जाना आहड़ सभ्यता में। और वहीं इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। किसमें? मिट्टी के बर्तन जो है वो सर्वाधिक मिले हैं, जो कि आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो आहड़ में लाल काली मिट्टी वाले बर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, लाल काली मिट्टी के बर्तन कालीबंगा सभ्यता में भी मिले हैं और आहड़ सभ्यता में भी लाल काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आहड़ का दूसरा नाम जो है वो ताम्रवती नगरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। किसे कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। लेकिन एक प्रश्न आगे आएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है यह दोस्तों किसे कहते हैं? तो उसमें नाम आएगा दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये कहते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को। किसे कहते हैं? गणेश्वर को। ध्यान रखना, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ उदयपुर को। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सीकर को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका नाम ताम्रवती नगरी पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार जो है वो अत्यधिक उपयोग में आते थे। और यहाँ से ठप्पों से यहाँ पर रंगाई और छपाई के व्यवसाय का अनुमान भी लगाया जाता है। कहाँ से रंगाई और छपाई का अनुमान मिलता है? तो मिलता है आहड़ सभ्यता उदयपुर से। नेक्स्ट है दोस्तों गिलुंड सभ्यता राजसमंद। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता राजसमंद में प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो दो सभ्यताएं थी ऊपर कालीबंगा और आहड़, उसमें क्या था? तो उसमें धूप में ईंटें सुखाई गई थी। किसमें? धूप में।
लेकिन इसमें एक आपको मिलेगा, इसमें ईंटें जो है वो दोस्तों आग में पकाई हुई मिलेगी। कहाँ पर? गिलुंड में आग में पकाई हुई ईंटों के अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों राजसमंद जिले में कौन सी सभ्यता मिली है? गिलुंड सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। ठीक है, आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे या फिर आहड़ नदी के किनारे मिलती। कालीबंगा सभ्यता दृष्टद्योति सरस्वती या फिर घग्गर नदी के किनारे। और गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। तो बनास नदी के किनारे में विकसित होने के कारण इसे बनास संस्कृति का मतलब माना जाता है भाग। बनास संस्कृति यानी कि जो सभ्यता है जिस नदी के किनारे मिली है उसी संस्कृति का पार्ट होगी। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, तो घग्गर संस्कृति आप कह सकते हो। ठीक है, वहीं आहड़ सभ्यता जो है वो आहड़ नदी के किनारे, तो वो आहड़ संस्कृति है। उसी प्रकार गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे मिली है, इस कारण इसे बनास संस्कृति का पार्ट या फिर हिस्सा माना जाएगा। और यहाँ पर 1957-58 में, कब? 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। तो एक बार आपको वापस रिपीट कराता हूँ, आपको याद हो जाएगा। कालीबंगा, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। ध्यान रखना, 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खनन कार्य पूछे इसका तो 1961 से 1962 के मध्य इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। नेक्स्ट अपने सभ्यता देखी थी दोस्तों आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़। तो उसमें आता 1953। कौन सा? 1953। इसमें इसका उत्खनन किसने किया है दोस्तों? तो ध्यान रखना, HD साकरलिया और RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया है। वहीं अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अभी सभ्यता अपन देख रहे हैं गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे। और 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन हुआ है। इसका उत्खनन 2 बार हुआ है गिलुंड सभ्यता का। तो प्रथम उत्खनन तो 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, बाद में 1998 और 2003 के मध्य में जो है वो पूना के डॉक्टर VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, इन्होंने दूसरी बार उत्खनन किया। तो ऐसी कौन सी सभ्यता 2 बार उत्खनन? तो गिलुंड सभ्यता। प्रथम बार तो बीबी लाल के निर्देशन में 1957-58 में, दूसरी बार 1998 से लेकर 2003 के मध्य। 1998 से 2003 के मध्य किसने किया है? डॉक्टर VS सिंधे, जो कि पूना के थे, VS सिंधे। और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने जो है वो दूसरी बार उत्खनन का कार्य किया है और निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ। और यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, के अवशेष मिलते हैं जिसका समय जो है वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। 1900 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गिलुंड से दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? गिलुंड सभ्यता से। ठीक है, जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित। तो इसमें सादे काले, एक तो हो सकता है सादे काले, ये इस प्रकार से होगा सादे काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड जो है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो 5 प्रकार के बर्तनों के साक्ष्यों गिलुंड सभ्यता राजसमंद से मिले हैं। वहीं इसमें मिट्टी के खिलौने, पत्थरों की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गिलुंड राजसमंद से। आपसे सीधे प्रश्न पूछ सकता है, हाथी दांत की चूड़ियां जो है वो कौन सी सभ्यता में मिली थी? तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां और 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये कहाँ से मिले? गिलुंड सभ्यता राजसमंद से। और आहड़ में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, वहीं गिलुंड सभ्यता में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कि आग में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग जो है वह दोस्तों गिलुंड सभ्यता में हुआ है, जो कि कालीबंगा और आहड़ में नहीं हुआ था। आगे सभी शॉर्ट में ही है, अभी ये 2-3 थोड़ी डीप थी यानी कि अच्छी थी, तो ये प्रश्न यहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे मिली है। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता। ठीक है, तो ब से ध्यान रखना, ये बी जो है ये बी से अपन ऐसे लिखेंगे बागोर और बी से अपन क्या लिखेंगे? भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। खोज या फिर उत्खनन इसका VN मिश्र ने किया है। किसने? VN मिश्र ने किसकी खोज की है या उत्खनन किया है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। कौन सी नदी? कोठारी नदी। 1967 से लेकर 1970 तक किया है, यानी कि 1967 से लेकर 1970 के मध्य उत्खनन कार्य VN मिश्र द्वारा
बागोर सभ्यता का किया गया था भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता का खोज या उत्खनन वीएन मिश्र ने 1967 से 1970 के मध्य किया है। नेक्स्ट है उत्खनन के दौरान यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए जो कि 4 से 5,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 4 से 5,000 ईसा पूर्व, फिर भी देख लेते हैं। 6,000 पूछे, 6,000 वर्ष पुरानी पूछे कालीबंगा, 4,000 वर्ष पुरानी पूछे आहड़, और 4,000 से 5,000 ईसा पूर्व पूछ ले तो बागोर सभ्यता भी नाम सामने आता है। और यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण संस्कृति के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लघु पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिल लेते हैं, तो बड़ी संख्या में लघु पाषाण के जो प्रमाण हैं वह दोस्तों आपको मिलेंगे बागोर सभ्यता से। ठीक है, एक पॉइंट दोस्तों ऊपर छोड़ दिया, इसको वापस देखते हैं, फिर आप बोलोगे बताया नहीं भाई छोड़ कैसे सकते हैं, नहीं जी छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। एक प्रश्न ये था, पत्थर के बने इन छोटे जो उपकरण थे ये दोस्तों स्क्रैपर, टेरपेज, क्रेसेंट, ट्रायंगल, इग्रेवर, ब्लेड, ये सभी जो कि जेस्पर, एगेट, चर्न, कॉर्नेलियन और क्या है कॉर्नेलियन, क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, इन सभी से निर्मित थे। तो इन सभी जो छोटे छोटे उपकरण थे, इन सभी छोटे उपकरणों को दोस्तों माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण उपकरण। तो आपके एग्जाम में पूछ ले माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण क्या है, तो दोस्तों ये जो पत्थरों के बने हुए छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, ये अभी मैंने देखा ना वापस, तभी याद आया कि ये पॉइंट तो मैंने बताया नहीं, तो छोड़ नहीं सकते भाई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था ना मैंने, ये देखिए, ये जब मैंने लघु पाषाण शब्द देखा तब मेरे को याद है, माइक्रोलिथ तो बताया नहीं। तो दोस्तों यहाँ से बड़ी संख्या में कौन सी सभ्यता से, बागोर सभ्यता से बड़ी संख्या में लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं, यानी कि माइक्रोलिथ जो है वो प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, इस सभ्यता के निवासियों के आखेट होने के प्रमाण भी मिलते हैं। आखेटक यानी कि शिकारी, आखेटक यानी शिकारी होने के प्रमाण भी किस सभ्यता से मिलते हैं, तो बागोर सभ्यता से मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है जो कि बार बार पेपरों में आ रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। और कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता, जिसको मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये लिखा हुआ, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। ठीक है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। और इसकी खोज जो है यह दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, और इन्हीं के निर्देशन में यहाँ से उत्खनन प्राप्त यानी कि उत्खनन किया गया है। कब, 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है। कितने ईसा पूर्व की, 2800 ईसा पूर्व। ठीक है, 2800 यानी कि 3000 आप कह सकते हो लगभग। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है, तो सीकर से मिली है। नीम का थाना सीकर से। और कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। तो सीकर जिले से एक नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, नाम है कांतली नदी, जो कि आगे झुंझुनू को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। और झुंझुनू में इसी नदी के किनारे सुनारी सभ्यता का विकास हुआ है। ध्यान रखना, सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में मान लीजिए, ये यहाँ पर सीकर है, यहाँ पे खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, तो ये सीकर से निकली है। और सीकर में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर। कौन सी, गणेश्वर। और झुंझुनू में इसी नदी के किनारे, ये देखिए झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांट रही है। झुंझुनू में कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। सीकर में गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी, कांतली नदी। कहाँ से निकली, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ठीक है, और ये गणेश्वर, नीम का थाना सीकर से उद्गम होता है इसका, नीम का थाना सीकर, गणेश्वर में गणेश्वर सभ्यता मिली है। ठीक है, और ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। ताम्रयुगीन संस्कृति की कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। खोज किसने की है, रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि RC अग्रवाल ने इसकी खोज की है, उत्खनन किया है। 2800 ईसा पूर्व पुरानी है। इसमें खास चीज़ क्या है, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, और यहाँ से तांबे के जो बर्तन या फिर आयुध प्राप्त होते हैं, उपकरण मिलते हैं। और यहाँ पे जो उपकरण है दोस्तों उनमें 99% तांबा है। तो आपसे पूछ ले किस सभ्यता से प्राप्त उपकरणों में 99% सिर्फ तांबा ही है, तो दोस्तों वो है गणेश्वर सभ्यता। प्योर तांबा यहाँ पर मिलता था। ठीक है, और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में, उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे क्रिपस वर्णी मृद भांड या फिर क्रिपस वर्णी मृद पात्र। क्रिपस वर्णी मृद पात्र कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता का नाम आपको बताना है, क्रिपस वर्णी मृद पात्र।
और बर्तन काले और नीले रंग के। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी सभ्यता हमने जो ऊपर देखी थी उसमें बर्तन काले और लाल रंग के थे, तो इसमें काले और नीले रंग के बर्तन कहाँ पे है, तो गणेश्वर सभ्यता में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और यहाँ से तांबा जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो आपसे सीधा पूछेगा कौन सी सभ्यता से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को तांबा की सप्लाई होती थी, तो वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट। अभी कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट है, पॉइंटों में सिर्फ देखनी है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, उसमें नाम आता है दोस्तों भीनमाल में कौन सी सभ्यता थी, तो ध्यान रखना भीनमाल जालोर एक सभ्यता है जो कि दोस्तों कहाँ पर है, भीनमाल जालोर में स्थित है। और इसकी मुख्य जो है, इसके बारे में किसने बताया है, तो RC अग्रवाल ने बताया है, जिन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ये रहा रतन चंद्र अग्रवाल, किसकी खोज, गणेश्वर सभ्यता की। उन्होंने ही इसके बारे में भी बताया कि भीनमाल जालोर में भी एक सभ्यता टाइप स्थल हुआ करता था। और यहाँ पर रोमन एम्फोरा सुरापात्र, क्या रोमन एम्फोरा जिसे सुरापात्र कहते हैं, एक यूनानी सुराही मिली है। सुराही आप कह सकते हो छुरी, आप शायद मेरे हिसाब से यूनानी सुराही यानी कि छुरी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली है। कहाँ से मिली है, भीनमाल जालोर से। RC अग्रवाल ने बताया है कि यहाँ से एक रोमन एम्फोरा या फिर सुरापात्र कह सकते हो और यूनानी सुराही मिली है। कहाँ से मिली है, भीनमाल जालोर से। और विदेशी व्यापार का केंद्र की पुष्टि करता है, यानी कि यहाँ से आपको यूनानी सुराही मिली है और रोमन की एम्फोरा मिली है। अतः यहाँ पर यूनान के लोग वगैरह आते जाते थे, व्यापार होता था। तो विदेशी व्यापार का जो है वो केंद्र कौन था, भीनमाल जालोर हुआ करता था। भीनमाल का प्राचीन नाम पूछे तो श्रीमाल आता है। क्या नाम आता है, श्रीमाल। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ईसवाल उदयपुर, तो आप सीधा पूछेगा ईसवाल सभ्यता कहाँ की है, उदयपुर की है, जहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। और यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। समृद्ध लौह उद्योग, तो यानी कि यह भी एक लौहकालीन संस्कृति की सभ्यता ईसवाल। ठीक है, तो अभी इसमें आप कैसे ट्रिक जोड़ोगे, लौहकालीन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जोर से सुनो, क्या, जोर से सुनो लोहे की आवाज़। तो आप ऐसे जोड़ दीजिए, इस, क्या, जोर से सुनो इस लोहे की आवाज़, जोर से सुनो इस लोहे की आवाज़। इससे अभी ईसवाल भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ईसवाल उदयपुर जो है यह भी एक लोहकालीन संस्कृति की सभ्यता है और ये प्राक ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन मत्स्य जनपद जो है जिसकी राजधानी बेराट हुआ करती थी, यानी कि विराटनगर हुआ करती थी, जयपुर में स्थित है। बेराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। और बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, ध्यान रखना 3 डूंगरियाँ है। कहाँ पर है, जयपुर में 3 डूंगरियाँ है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, जिसमें बीजक डूंगरी जो है यहाँ पर बेराट बसा हुआ है। ठीक है, और जिसमें कौन सी, बेराट सभ्यता भी मिली है। तो डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। तो कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता। जयपुर से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं बेराट जयपुर से, जिसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने की है। बेराट सभ्यता जयपुर में है, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी के पास में, जहाँ से अपने को मौर्य काल और हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। खोज इसकी दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने की है। मेन तो है दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों, उत्खनन किस कार्य किसने किया, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सी सभ्यता से गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष जो है यह दोस्तों बेराट के सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और अशोक का भाबरू शिलालेख दोस्तों है, यह भी बेराट के समीप ही प्राप्त हुआ है। अशोक का भाबरू शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साक्ष्य कौन से मतलब ग्रंथ या फिर अभिलेख से मिलते हैं, तो भाबरू जो अभिलेख है उसमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का मतलब साक्ष्य मिलता है, जो कि दोस्तों बेराट जयपुर में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, बेराट सभ्यता से मिलता है भाबरू शिलालेख, जिसमें बताया गया है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। और सबसे पुख्ता प्रमाण यानी कि सबसे बेस्ट प्रमाण जो है यह माना जाता है अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का
कौन सा प्रमाण है? तो भाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता उदयपुर में, कहाँ पर है? बालाथल सभ्यता उदयपुर में। खोज जो है वो वी.एन. मिश्र ने की है। किसने? वी.एन. मिश्र ने। एक पहले भी आई थी बागोर सभ्यता, उसकी खोज भी वी.एन. मिश्र ने की थी। और बालाथल ये भी बी से, वो भी बी से, तो दोनों की बी को आप वी मान लो, ये बी जो है यानी कि वी जो है इसके आप बी मान लो, तो बी से बागोर, बी से बालाथल, बी से वी.एन. मिश्र। ठीक है, तो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता उदयपुर की खोज हुई है और यहाँ पर उत्खनन हुआ है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है यह। कौन सी सभ्यता? ताम्र पाषाणकालीन। मैंने तो बोला आप लोहे वाली याद करो, बाकी सभी ताम्र। तो लोहे वाली कौन कौन सी है? जोधपुरा, सुनारी, रेड। जोधपुर, सुनारी, रेड। कौन ट्रिक क्या थी? जोर से सुनो, जोर से सुनो, तो जोर से सुनो क्या? इस लोहे की आवाज़, इस लोहे की आवाज़, ध्यान रखना। तो जो से जोधपुरा, रे से रेड, सु से सुनारी, नो से नोहो, ई से ईसवाल, सारी की सारी लोह की, बाकी सभी ताम्रकालीन। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने इसकी उत्खनन किया है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है और इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के होने का मतलब मुख्य प्रमाण मिलता है। इसको छोड़ो, हड़प्पा का मुख्य प्रमाण कहाँ से मिलता है? बालाथल उदयपुर से। नेक्स्ट है दोस्तों, इन सभ्यताओं के अतिरिक्त रंगमहल, अभी सिर्फ नाम ध्यान रखना है, सीधा सीधा नाम पूछ सकता है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में, ओजियाना, भीलवाड़ा। रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगरी चित्तौड़। बरोड़ गंगानगर, बरोड़ गंगानगर। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है वह भी बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर। नगर, नगर तो हमने देख लिया दोस्तों कहाँ पर है? टोंक, नगर टोंक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नगर जो है वो टोंक में है, नगरी चित्तौड़ में। नगर सभ्यता टोंक जिले में है, जबकि नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। नगरी चित्तौड़, नगर टोंक। तो एक बार वापस बोल के सुनाता हूँ। रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, नगर टोंक, बरोड़ गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। अब राजस्थान में बाद में ये क्या सभ्यताएं पूरी हुई, बाद में आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ और हड़प्पा के पतन होने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों? वैदिक सभ्यता का विकास होने लगा और वेद काल प्रारंभ हो गए, वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो गई। और इसी के साथ इसके बारे में मुख्य स्रोत के रूप में दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के प्रमाण अपने को मिलते हैं। इनसे अपने को पता चलता है कि वैदिक सभ्यता आरंभ हो गई थी। किसके बाद में? इन सभी के बाद में, यानी कि हड़प्पा काल के बाद में राजस्थान में दोस्तों ये यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन सभी के साथ में वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। और ये जो सभ्यता उत्पन्न हुई इसे कहते थे वैदिक सभ्यता। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, राजस्थान में जो है वैदिक सभ्यता के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा, अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा व चक चौसठ। क्या ध्यान रखना? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ, ये सभी क्या है? वैदिक सभ्यता के प्रमाण है राजस्थान में। तो आपसे पूछ ले, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ राजस्थान में कौन सी सभ्यता है? तो ये दोस्तों वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ। नेक्स्ट दोस्तों, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों से उल्लेख मिलते हैं। और रामायण से भी ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिणी सागर अपने ऊपर सेतु नहीं बनवाने के कारण यहाँ पर स्वीकार नहीं किया था उसने। तो दोस्तों जब रावण राम युद्ध हो रहा था, तो जब राम जो है वो दक्षिणी सागर से मतलब लंका की तरफ जा रहे थे, तो दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर से मतलब पुल बनाने के लिए इनकार कर दिया था, ऐसा माना जाता है। देवी मतलब जो दक्षिणी सागर है उसने इनकार किया कि मैं आपको पुल नहीं बनाने दूंगा। तभी राम ने जो एक बाण यानी कि वो मतलब ब्रह्मा जो भी मंत्र वगैरह पढ़ के एक बाण धारण किया था, वो उज अमोघ अस्त्र जो था दोस्तों, वह अमोघ अस्त्र उन्होंने बाण जो अभी तीर यदि बाण धनुष में डाल दिया है तो अभी उसे छोड़े बिना नहीं फेंक सकते। तो वो जब छोड़ा था दोस्तों, तो समुद्र की तरफ अगर छोड़ते तो समुद्र पूरा खाली हो जाता। इसीलिए जब उस समुद्र देव ने बोला तो उन्होंने क्या राजस्थान की ओर उस अमोघ अस्त्र को छोड़ दिया था। तो वो जो अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका गया था, वहीं से उसी के कारण क्या है दोस्तों, वो जो हमारा यहाँ पर तैतीस सागर था ना, कौन सा सागर था? तैतीस सागर। तो उस तैतीस सागर पूरा सूख गया और यहाँ पर मरुस्थल बन गया। ऐसा जो है अपन मानते हैं और ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल सत्य भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मरुस्थल सूख गया और समुद्र सूख गया और मरुस्थल बन गया, किसी उस अमोघ अस्त्र के कारण, ठीक है, जो कि भगवान राम ने छोड़ा था।
यद्यपि आज वैज्ञानिक इस युग में इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु रामायण के रचयिता और राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। महाभारत काल में भी राजस्थान में आर्यों के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं और महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश बीकानेर हुआ करता था, कौरव और पांडव राज्य के अधीन था। ये जो जांगल प्रदेश है बीकानेर, ये कौरव और पांडवों के अधीन हुआ करता था और मत्स्य राज्य है दोस्तों, उसका मित्र, उनका मित्र अधीनस्थ राज्य था। यानी कि जांगल प्रदेश जो है यह कौरव और पांडवों के अधीन था और मत्स्य राज्य है दोस्तों, यह उसका मित्र राज्य था, उसके अधीनस्थ काम करता था। कहा जाता है दोस्तों, पांडवों ने जो अज्ञातवास है उसका 1 वर्ष जो है वो वेश बदलकर मत्स्य देश में बिताया था और यहाँ का राजा था मत्स्य देश का विराट। ठीक है, और महाभारत के युद्ध में दोस्तों विराट ने अपनी सेना भेजकर पांडवों की सहायता भी की थी, ध्यान रखना, और ये मारा गया था। पांडवों की ओर से लड़ता हुआ कौन मारा गया था? राजा विराट, जो कि मत्स्य संघ का मतलब मत्स्य देश का राजा हुआ करता था। ठीक है, बाद में भारतीय इतिहास की भांति ये अभी कुछ नहीं है, ये सभी फर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के जनपद। क्या? राजस्थान के जनपद। तो दोस्तों आर्यों के प्रसार के अंतर्गत, उसके पश्चात आर्यों का प्रसार हो गया, उसके अंतर्गत यार उसके पश्चात जो है दोस्तों भारत में अनेक अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी क्या हुआ दोस्तों? जनपदों का उदय हुआ। यानी कि आर्यों के पश्चात जनपदों का उदय हुआ अभी, और जनपदों में क्या हुआ? विकास हुआ और पतन भी हुआ। उदय हुआ, फिर विकास हुआ, फिर पतन भी हो गया। तो बौद्ध साहित्य और बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय, कौन सा निकाय? एक ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। तो सीधा आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और राजस्थान में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों पूरे भारत में, उनमें से मत्स्य जनपद जो है यह दोस्तों पूर्ण रूप से राजस्थान में था। कौन सा? मत्स्य जनपद है, यह राजस्थान में स्थित था। और राजस्थान के अनेक भागों में अन्य जनपदों के अवशेष भी मिलते हैं। तो मेन तो मत्स्य जनपद है जो कि पूरी तरीके से राजस्थान में था। इसके अलावा राजस्थान के अनेक भाग जैसे कि कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के भी अंतर्गत आते थे, लेकिन पूरा कौन सा था? मत्स्य। बाकी कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्र आते थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद कहलाता था। ठीक है, जिसकी राजधानी मध्यमिका या फिर नगरी हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों सिवी जनपद आता था चित्तौड़ के आसपास में, और कुरु, सूरसेन, अवंती, मत्स्य महाजनपद तो पूरा राजस्थान में ही हुआ करता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, और 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे कि मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। यानी कि ये जो है बाहर से आके बसे हैं राजस्थान में, मालव, योद्धे और अर्जुनायन। ठीक है, ये बाहर से आकर राजस्थान में बस गए थे। कब? सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था 327 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आता है मत्स्य महाजनपद, जो कि राजस्थान में स्थित है और वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने को यही पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न इसी से आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है दोस्तों आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख जो है यह दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मत्स्य महाजनपद का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो इसकी प्राचीनता का एक प्रतीक है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद, दो एक ग्रंथ है दोस्तों, एक है शतपथ ब्राह्मण, एक है कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये उल्लेख कहाँ का मिलता है वह बात बता रहा है। तो सबसे पहले मत्स्य जनपद ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, कौशितकी उपनिषद में मिलता है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसका जो विस्तार है यह चंबल की पहाड़ियों तक था। जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से लेकर चंबल की पहाड़ियों तक दोस्तों किसका विस्तार था? मत्स्य जनपद का विस्तार था। और पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक भी इसका विस्तार हुआ करता था। किसका? मत्स्य जनपद का, पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर का क्षेत्र जो है यह दोस्तों मत्स्य संघ में आता था। मत्स्य संघ आपने एकीकरण के समय भी देखा होगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र आता है। तो उसी के नाम पर यह रखा गया है दोस्तों, मत्स्य जनपद के नाम पर ही मत्स्य संघ नाम इसका रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जयपुर में मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर या फिर जिसे अपन बेराट कहते हैं वो भी स्थित थी। तो ये तो गया इसका क्षेत्र। बाद में
महाभारत काल में भी मत्स्य जनपद का शासक विराट था। जब महाभारत का काल चल रहा था तो मत्स्य जनपद का जो शासक है वो विराट हुआ करता था, जिसने पांडवों की हेल्प के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर या बेराट स्थित है। जयपुर से क्या है, 85 किलोमीटर दूर विराटनगर या फिर बेराट स्थित है, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और विराट की पुत्री उत्तरा थी और अर्जुन का जो पुत्र था वो था अभिमन्यु। तो उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ था और इन्हीं का पुत्र था परीक्षित, जो कि कालांतर में पांडवों का राज्य का उत्तराधिकारी बना था। परीक्षित किसका पुत्र था, अभिमन्यु और उत्तरा का। अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का। उत्तरा किसकी पुत्री थी, विराट की। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य महाजनपद जो है, इसके मत्स्य जनपद इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। गोपीनाथ शर्मा ने फिर भी बताया है। महाभारत के बाद में दोस्तों इतनी जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद जो थे वो निर्बल हो गए थे। कौन से, कुरु और यादव जनपद जो है वो निर्बल हो गए थे। तो मत्स्य जनपद जो है उसकी मतलब प्रबलता बढ़ने लगी। ये दो तो निर्बल हो गए, कौन, कुरु और यादव। तो इसका लाभ उठाकर मत्स्य संघ जो है वो शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर जो है उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। बाद में मत्स्य संघ जो है मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाती रहती थी। अब ये राजस्थान है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर अलवर है। जयपुर का मत्स्य संघ जो है ये कुरु वगैरह है, इनका जो प्रभाव घट चुका है। तो मत्स्य संघ जो है वो विराट होने लगा, यानी कि समृद्धि में वृद्धि हुई। अब यहाँ पर अलवर में दोस्तों एक ध्यान रखना, साल्व जनपद है। साल्व जनपद पूछे या साल्व जाती है तो कहाँ पर रहती थी, अलवर में। सीधा पूछेंगे साल्व, ल से ध्यान रखना अलवर। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, यानी कि अलवर के कुछ भागों में साल्व जाती रहती थी। तो अस्पष्ट सीमा को लेकर, यानी कि इनमें सीमा, वो कहते थे ये हमारी सीमा है, जयपुर वाले कहते थे, यानी कि किसके, मत्स्य वाले, और साल्व वाले कहते थे ये तो हमारी सीमा है। तो उस अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में संघर्ष या लड़ाई होती थी। और साल्वों की भांति जो है चेदी जनपद भी था, एक अन्य जनपद था चेदी जनपद। ठीक है, तो साल्व और मत्स्य वालों में दो लड़ाइयाँ चल रही थी, यानी कि संघर्ष चल रहा था। तो चेदी के बीच में भी इन दोनों के मध्य भी संघर्ष होने लगा। ठीक है, किसमें, चेदी और मत्स्य में। तो चेदी जनपद और मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो इन दोनों में भी क्या हुआ, राजनीतिक शक्तियों में क्या शत्रुता रहती थी और संघर्ष होता था। तो चेदी और मत्स्य महाजनपद में भी संघर्ष चलता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूरा मत्स्य संघ जो है वो आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, चेदी जनपद के अधीन ज़्यादा समय तक तो नहीं रहा और कुछ समय बाद स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली, किसने, मत्स्य संघ ने। और मत्स्य संघ मगध की साम्राज्यवाद नीति का भी शिकार हो गया था। और बाद में क्या हुआ, ये जो मत्स्य जनपद है यह किसकी साम्राज्यवाद नीति का शिकार हुआ, मगध जो है उसकी साम्राज्यवाद नीति का शिकार हो गया। और एंड में मत्स्य जनपद जो है उसको साम्राज्यवाद की नीति में शामिल कर लिया, यानी कि मगध के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो यह था मत्स्य पूरा जनपद। अभी अपन शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान 30 मार्च 1949 को राजस्थान या फिर राजस्थान नाम इसका बना। कब, राजस्थान नाम कब बना, तो 30 मार्च 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या फिर राजस्थान नाम, पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। कौन कौन से जिले आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मरु और धन्व, जोधपुर संभाग का मरुस्थल जो है उसे मरु और धन्व के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को क्या कहते थे, पहले मरु या फिर मरुवार कहते थे, वर्तमान में मारवाड़ कहते हैं। फिर जांगल प्रदेश, जहाँ पर समी, केर और पीलू के मतलब वृक्ष होते थे। समी, केर और पीलू, समी यानी कि खेजड़ी, तो इसे बीकानेर और नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता था, जांगल प्रदेश। नागौर को अई छत्रपुर कहते थे। मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर और जयपुर विराटनगर में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो है वो मत्स्य के अंतर्गत आता था। मत्स्य की राजधानी पूछे तो विराटनगर, जिसे बेराट कहते हैं वर्तमान में। 3 डूंगरियाँ बताई थी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी के पास में, बीजक डूंगरी के ऊपर। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जो है दोस्तों धौलपुर, भरतपुर और करौली का क्षेत्र आता था सूरसेन के अंतर्गत। नेक्स्ट है कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ और माई का मैदान है दोस्तों। प्रतापगढ़ जो है माई नदी के कांठे या फिर किनारे पे बसा हुआ है, जिसे कांठल प्रदेश कहते थे प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का 56 गाँव का समूह या 56 गाँव में एक विस्तृत मैदान जो है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता था।
ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा। भैंसरोड चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का पठारी क्षेत्र ऊपर उठाया हुआ है, उसे कहते हैं ऊपर माल। नेक्स्ट है गिरवा, उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं गिरवा। नेक्स्ट है मांड प्रदेश, जैसलमेर को कहते हैं मांड प्रदेश, जैसलमेर। नेक्स्ट है बागड़, बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता था। हड़ौती, कोटा और बूंदी को, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र आता है। ये चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावाटी कहते हैं। चूरू को हटाया तो पीछे जो बचेंगे उन्हें कहते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। ठीक है। नेक्स्ट है भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल हुआ करता था। ठीक है, ये था रिवीजन शॉर्ट में। और सभ्यताओं का जो रिवीजन है ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके रिवीजन पैक में बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हो। इसमें सभी मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट जो है वो सारे के सारे डाल रखे हैं और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्हीं से बनने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल में आपको ध्यान रखना है, इसकी PDF यदि आप चाहते हो तो दोस्तों आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ब्रांडेड क्लासेस पे मिल जाएगी। क्या? BRANDED ब्रांडेड क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी PDF। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।